नमस्कार। आज हम एक ऐसे पौधे की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और जिसके उपयोग मतलब काफी दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं मालाबार नट की। आयुर्वेद में इसे वसाका या अधतोड़ा वासिका भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वसाका नाम ज्यादा प्रचलित है आयुर्वेद में। हमारे पास इस पौधे पर एक जानकारी का स्रोत है, तो आज हम उसी के जरिए वसाका की पहचान, इसके पारंपरिक औषधीय इस्तेमाल और कुछ ऐसे उपयोग भी देखेंगे जिनके बारे में शायद कम ही लोग जानते हों। हाँ, मतलब मकसद ये है कि इस जानकारी को समझें और देखें कि ये पौधा आज भी कितना काम का हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये पौधा मूल रूप से निचले हिमालय का है, ऐसा बताया गया है, और ये एक छोटी सदाबहार झाड़ी होती है। जी। और पत्तियां इसकी काफी खास हैं, चौड़ी, भाले जैसी, नुकीली सी, और तने पर आमने सामने लगती हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं और गहराई से जानते हैं इस वसाका के बारे में। खासकर वो बात कि आयुर्वेद में इसका 2000 साल से ज्यादा पुराना जिक्र है। वो तो वाकई में उत्सुकता जगाती है। सही कहा। शुरुआत इसके रूप रंग से करते हैं। कैसा दिखता है ये? हाँ, ठीक है। तो जैसा हमने कहा, ये एक सदाबहार झाड़ी है। पत्तियां चौड़ी, भाले के आकार की, किनारे एकदम चिकने। लेकिन एक बात जो मुझे दिलचस्प लगी, वो ये कि सूखने पर इन हरी पत्तियों का रंग बदल जाता है। हाँ, हरा भूरा सा हो जाता है। हाँ, ये होता है। और उनकी गंध, स्रोत बताता है कि उसमें एक तेज चाय जैसी महक आती है, चाय जैसी। पर स्वाद में कड़वी। हाँ, स्वाद में काफी कड़वी। और अक्सर ये कड़वापन जो है ना, वो औषधीय गुणों की तरफ इशारा करता है। सही कहा। और इसके फूल, वो भी सुंदर होते होंगे। जी। फूल भी आकर्षक हैं। सफेद पंखुड़ियां होती हैं, लेकिन उनके निचले हिस्से पर क्या कहते हैं, बैंगनी रंग की धारियां होती हैं, अलग सी दिखती हैं। अच्छा, और अगर कोई इसे उगाना चाहे घर पर? तो स्रोत के हिसाब से मिट्टी ऐसी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं, वेल ड्रेन्ड, और धूप अच्छी चाहिए, पूरी। अच्छी बात यह है कि ये गमलों में भी लग जाता है आसानी से, तो मतलब शहरों में भी लोग इसे उगा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। खैर, अब आते हैं उस पहलू पर जिसने इसे इतना महत्वपूर्ण बनाया है, इसके औषधीय उपयोग। स्रोत तो साफ कहता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में 2000 से भी ज्यादा सालों से वसाका के पत्तियों का इस्तेमाल हो रहा है, खास तौर पर सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए। बिल्कुल। 2000 साल, ये तो मतलब समय की कसौटी पर खरा उतरने वाली बात है। और ये सिर्फ पारंपरिक मान्यता नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी दिखते हैं। स्रोत बताता है कि पत्तियों में कैरोटीन है, विटामिन सी है, और एसेंशियल ऑयल्स भी हैं। ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स है। हाँ, और पारंपरिक ज्ञान के हिसाब से देखें तो पूरे पौधे में कई तरह के गुण माने गए हैं। जैसे इसे शामक कहा गया है, मतलब थोड़ा शांति देने वाला। कफोत्सारक गुण तो सबसे ज्यादा मशहूर है, यानी छाती में जमा बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करने वाला। अच्छा। इसके अलावा इसमें ऐंठन रोधी गुण भी बताए गए हैं, मतलब मांसपेशियों की ऐंठन कम करना। और और एंटीसेप्टिक भी माना गया है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है। एंटीसेप्टिक भी, वाह। जी। और कृमिनाशक गुण भी है, यानी पेट के कीड़ों को खत्म करने में शायद उपयोगी हो। और तो और इसे रक्त शोधक, मतलब खून साफ करने वाला भी कहा गया बाप रे, एक ही पौधे में इतने सारे गुण, ये तो कमाल है। है ना? वाकई प्रभावशाली है। गुणों की लिस्ट तो काफी लंबी है, और खासकर वो कफ निकालने वाला गुण, शायद इसीलिए सांस की तकलीफों में इसका इतना नाम है। स्रोत में कौन कौन सी श्वसन बीमारियों में इसके उपयोग का जिक्र है? हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका असर प्रमुख माना गया है। स्रोत के अनुसार ये ब्रोंकाइटिस में, आम सर्दी जुकाम में, काली खांसी में, अस्थमा में, और यहाँ तक कि तपेदिक यानी टीबी जैसी गंभीर स्थिति में भी उपयोगी पाया गया है। टीबी में भी? जी। गले में खराश और फेफड़ों या सांस की नली से जुड़े दूसरे विकारों में भी इसके इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। ये सोचना भी अजीब है कि पुराने समय में लोग टीबी जैसी बीमारियों का सामना कैसे करते होंगे इन पारंपरिक चीजों से। और एक बात और ध्यान खींचती है कि दक्षिणी भारत में मलेरिया के इलाज के लिए भी इसकी पत्तियों का पाउडर इस्तेमाल होता था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक ही पौधे का उपयोग अलग अलग जगहों पर वहां की जरूरत और ज्ञान के हिसाब से बदल जाता था। सही। और इसका असर सिर्फ सांस की बीमारियों तक ही नहीं है। स्रोत बताता है कि पत्तियों का रस दस्त और पेचिस जैसी पाचन समस्याओं में भी शायद राहत दे सकता है। अच्छा, पाचन में भी? हाँ। और एक और महत्वपूर्ण उपयोग जिसका जिक्र है, वो है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। चाहे वो अंदरूनी ब्लीडिंग हो, जैसे पेप्टिक अल्सर में, या फिर बाहरी, जैसे पाइल्स में या मसूड़ों से खून आने पर। ओह, ये कैसे काम करता होगा? ये शायद इसके जो कथित रक्त शोधक गुण हैं,
या हो सकता है कुछ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज भी हों, उनसे जुड़ा हो। हो सकता है। और आपने पेट के कीड़ों की बात की थी, क्या स्रोत में इसके इस्तेमाल का कोई खास तरीका बताया है? हाँ, आंतों के कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए एक तरीका बताया गया है। या तो पौधे की जड़ और छाल का काढ़ा बनाकर पिएं, या फिर सिर्फ पत्तियों का ताज़ा रस। अच्छा, रस कितना? मात्रा भी बताई है, करीब 1 चम्मच रस दिन में 3 बार, और ऐसा लगातार 3 दिन तक करने की सलाह दी गई है। मतलब डोज और ड्यूरेशन का भी ध्यान रखा जाता था। बिल्कुल, पारंपरिक उपयोग में ये चीजें बहुत मायने रखती थीं। ये तो हुए अंदरूनी उपयोग। क्या बाहरी तौर पर भी इसका कोई इस्तेमाल है, जैसे स्किन वगैरह पर? हाँ, बाहरी उपयोग भी बताए गए हैं, और वो भी काफी महत्वपूर्ण है। स्रोत कहता है कि पत्तियों को पीसकर लेप बना लो और उसे घावों पर लगाओ। घावों पर? हम्म, तो ये एंटीसेप्टिक वाली बात सही लगती है। बिल्कुल। और गठिया वाले जोड़ों पर, या जहां सूजन हो, एडिमा जिसे कहते हैं, उस पर भी ये लेप लगाने का जिक्र है। तो शायद इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी असर भी हो। और स्किन की बीमारियों के लिए? उसके लिए बताया गया है कि पत्तियों की गर्म चाय बनाकर उससे स्किन को धोना या सिकाई करना, इससे खुजली और दूसरी स्किन प्रॉब्लम्स में आराम मिल सकता है। अच्छा, ये फिर से इसके एंटीसेप्टिक या शायद एंटी फंगल गुणों की तरफ इशारा करता है। लगता तो यही है। वाह, मतलब सेहत के लिहाज से तो ये वाकई एक कमाल का पौधा लगता है। इसके औषधीय गुण ही इतने सारे हैं कि हैरानी होती है। लेकिन क्या इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या हमारे पूर्वजों ने इसके और भी इस्तेमाल खोजे थे? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? ये अच्छे सवाल है, क्योंकि वसाका की कहानी सिर्फ दवाइयों तक ही नहीं है। स्रोत इसके कई और बड़े दिलचस्प पारंपरिक उपयोग भी बताता है। जैसे कि? एक तो बड़ा अनोखा उपयोग है रंगाई के काम में। बताया गया है कि इसकी पत्तियों को उबालकर एक टिकाऊ पीला रंग निकालते थे। पीला रंग? हाँ, और उससे मोटे कपड़े और यहां तक कि जानवरों की खाल तक रंगी जाती थी। सोचिए, उस जमाने की नेचुरल डाई टेक्नोलॉजी का हिस्सा रहा होगा ये। रंगाई में इस्तेमाल, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कमाल है। और खेतीबाड़ी में भी इसका कोई जिक्र है? हाँ, कृषि में भी इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताए गए हैं। पहला तो ये कि इसकी पत्तियों को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी खाद क्यों? क्योंकि पत्तियों में पोटेशियम नाइट्रेट होता है, तो ये मिट्टी को पोटेशियम और नाइट्रोजन देता है, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ती है। एक तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर। अच्छा, पोटेशियम नाइट्रेट। और परजीवी वनस्पतियों को पनपने से रोकता है। मतलब पैरासाइटिक प्लांट्स को? जी, ये एक तरह की नेचुरल प्रोटेक्शन है। दिखाता है कि पौधे सिर्फ खुद नहीं बढ़ते, अपने आसपास के माहौल पर भी असर डालते हैं। इकोलॉजी के नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है। हरी खाद और परजीवियों को रोकना, ये तो आजकल की सस्टेनेबल फार्मिंग के हिसाब से काफी काम का लग रहा है। बिल्कुल। और स्रोत में फलों के भंडारण से जुड़ा भी कुछ था शायद, वो क्या बात थी? हाँ, वो भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अनोखा इस्तेमाल है। जानकारी ये है कि वसाका की पत्तियों को फलों की पैकिंग या स्टोरेज में यूज करते थे। फलों की पैकिंग में? क्यों? इसके पीछे डबल मकसद था। एक तो ये पत्तियां कच्चे फलों को जल्दी और एक साथ पकने में मदद करती हैं। अच्छा, फल पकाने में? हाँ, और दूसरा, ये फंगस लगने से रोकती हैं और कीड़ों को भी फलों से दूर रखती हैं। अरे वाह, ये तो मतलब स्टोरेज की प्रॉब्लम का नेचुरल सॉल्यूशन हो गया। फल पकाओ भी और सेफ भी रखो। है ना कमाल की बात? हाँ, कमाल है। मतलब ये कीड़ों को दूर भगाता है, तो क्या इसका कीटनाशक के तौर पर भी इस्तेमाल होता था? बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण साइंटिफिक बात सामने आती है। स्रोत बताता है कि वसाका की पत्तियों में वैसिसिन नाम का एक खास अल्कलॉइड होता है। वैसिसिन? हाँ, वैसिसिन। वैसिसिन? अब दिलचस्प बात यह है कि ये वैसिसिन ठंडे खून वाले जीवों के लिए जहरीला होता है, जैसे कीड़े मकोड़े, मछलियां वगैरह। लेकिन स्तनधारियों यानी मैमल्स, जैसे हम इंसान या दूसरे गर्म खून वाले जानवर, उनके लिए ये उतना जहरीला नहीं होता। ओह, ये तो बड़ा स्पेसिफिक असर है। जी, इसी को सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी कहते हैं। और शायद यही वजह है कि ये इतना असरदार कीटनाशक है। प्रकृति का संतुलन देखिए। इसी गुण के कारण पत्तियों का अर्क या रस दीमक, मक्खियों, मच्छरों और कई दूसरे नुकसानदायक कीड़ों को मारने या भगाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। यहाँ तक कि पौधों पर लगने वाले रेड स्पाइडर माइट्स और उनके अंडों को खत्म करने के लिए भी इसकी छाल, पत्तियों और फूलों का काढ़ा यूज करते थे। अच्छा, तो ये घर में भी और खेती में भी कीट नियंत्रण का एक नेचुरल तरीका हुआ। बिल्कुल। वैसिसिन और उसका ये खास असर, ये जानकारी तो पौधे के कई उपयोगों को एक साथ जोड़ देती है। कीटनाशक होना, फलों को बचाना, ये सब शायद इसी केमिकल की वजह से है। हाँ, बहुत हद तक संभव है।
ये दिखाता है कि पारंपरिक ज्ञान अक्सर गहरे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता था, भले ही उस समय लोग उसे आज की टर्मिनोलॉजी में न जानते हों। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और स्रोत भी इस पर जोर देता है। हाँ, वो क्या है? जरूर बताइए। वो है सावधानी और जिम्मेदारी। स्रोत साफ साफ कहता है कि ये जो सारी जानकारी दी गई है, ये सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, मतलब एजुकेशनल पर्पस से। ये बस उन पारंपरिक उपयोगों का वर्णन है जो इतिहास में या लोक परंपराओं में मिलते हैं। इसे किसी भी तरह की मेडिकल एडवाइस नहीं मानना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, उसके डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए हमेशा किसी क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल से ही मिलना चाहिए। डॉक्टर से या सर्टिफाइड वैद्य से खुद से इलाज करना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब हम ऐसे पौधों की बात कर रहे हों जिनमें इतने शक्तिशाली औषधीय गुण हों। बिल्कुल सही। और स्रोत ये भी साफ करता है कि इस जानकारी के आधार पर अगर कोई कुछ करता है या पौधों का गलत इस्तेमाल करता है, तो उससे होने वाले किसी भी नुकसान के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम पारंपरिक ज्ञान का सम्मान तो करें, लेकिन सेफ्टी को हमेशा पहले रखें। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद दिलाई। ज्ञान का उपयोग हमेशा समझदारी और एक्सपर्ट की सलाह से ही होना चाहिए। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मालाबार नट या वसाका सिर्फ एक आम झाड़ी नहीं है। ये एक ऐसा पौधा है जिसका आयुर्वेद में 2000 साल से ज्यादा का इतिहास है, खासकर सांस की तकलीफों के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमने देखा कैसे इसका उपयोग रंगाई में होता था, कैसे ये खेती में हरी खाद बनता था और परजीवियों को रोकता था। फलों को पकाने और सुरक्षित रखने में मदद करता था। हाँ, और एक असरदार लेकिन सिलेक्टिव कीटनाशक भी था। ये तो मतलब उपयोगों का खजाना है एक तरह से। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सचमुच हैरान करने वाला है कि एक अकेले पौधे में प्रकृति ने कितने सारे गुण भर दिए हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने इन गुणों को कैसे पहचाना और उनका उपयोग करना सीखा। सही। ये उनके कितने गहरे ऑब्जर्वेशन, प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव और जो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा, उसकी ताकत को दिखाता है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं जाना कि पौधा क्या कर सकता है, बल्कि ये भी समझा कि उसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हमने देखा कि वसाका कीटों और फंगस के खिलाफ कितना प्रभावी है और फल पकाने में भी मदद करता है। तो क्या आज के दौर में, जब हम ज्यादा सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समाधान ढूंढ रहे हैं, तो क्या वसाका के इन गुणों पर आधारित कृषि या फूड स्टोरेज की नई तकनीकें विकसित करने के लिए और रिसर्च की गुंजाइश नहीं है? ये एक अच्छा पॉइंट है। सोचिए, एक नेचुरल कीटनाशक और फल पकाने वाला एजेंट जो शायद सिंथेटिक केमिकल्स का विकल्प बन सके। बिल्कुल, इस दिशा में सोचा जा सकता है। और एक और विचार आता है, ये सोचना कितना दिलचस्प है कि प्राचीन संस्कृतियों ने कैसे इसके इस्तेमाल की सही विधि और मात्रा तय की होगी। उन्होंने कैसे पता लगाया होगा कि ये ठंडे खून वाले जीवों के लिए जहरीला है, लेकिन इंसानों के लिए उतना नहीं, और उसी हिसाब से इसका उपयोग किया होगा। ये ज्ञान कैसे विकसित हुआ होगा? हाँ, ये वो सवाल हैं जो हमें पारंपरिक ज्ञान की गहराई और उसकी जटिलता का एहसास कराते हैं। इन पर वाकई आगे और सोचा जा सकता है।